उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। चाहे वो प्रतिभा किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति हो या समाज हो या भी शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इन सब क्षेत्रों में लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारे देश की जो परंपरा है, संस्कृति है, उस पर भी लोग ध्यान देते हैं। हमारे रीति रिवाज हैं, उस पर भी ध्यान देते हैं। तीज त्यौहार है, उस पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन इन बातों को लेकर अगर कविताएं भी लिखी जाती हैं और साहित्य भी लिखा जाता है तो इस क्षेत्र में भी लोग लगे हुए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में केराकत विधानसभा के बेहड़ा ग्राम सभा में हम आए हुए हैं और यहाँ पर एक ऐसे युवा कवि से मुलाकात कराएंगे जो अपनी कविता के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना चुके हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आप इतने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए आप राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कविताएं लिखते हैं और पढ़ते हैं जी। तो विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो देश का कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिज्ञ हो, समाज सेवी हो, उस पर भी आप कविता लिखते हैं। जी। तो हम इसीलिए ढूंढते ढूंढते आप इस तरह के टैलेंट की खोज में आज हम आपके पास पहुंच गए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, हमारा तो यही काम है, हम टैलेंट की पहचान करते हैं। तो आप सबसे पहले किस तरह के मुद्दे पर या किस तरह की चीज़ों पर आप कविता तैयार किए हैं और सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं, अपना परिचय देते हैं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार निषाद, हरका बेहड़ा, जी, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और कलाम साहब पर मैं कविता कहना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है आपका। आज समय का पहिया घूमा, सब कुछ पीछे छूट गया, भारत माँ की आंखों से एक सितारा टूट गया। जी। उसकी आंखें बंद हुई तो पलके कई निचोड़ गया, सदियों तक ना भर पाएगा वो खालीपन छोड़ गया। ना मजहब का पिछलग्गू था, ना गफलत में लेटा था, वो अब्दुल कलाम तो भारत माँ का बेटा था। बचपन से ही खुली आंखों से सपने देखा करता था, मुसलमान का बेटा 7 समंदर भरता था बंदा इस्लाम का लेकिन कभी न ऐठा करता था, जब जी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। एक हाथ में गीता उसने, एक हाथ में कुरान रखा, इन दोनों से ऊपर पहले हिंदुस्तान रखा। ना शरीयत में उलझाओ, अपनी कीमत भांप गया, कलम उठाकर अग्नि पंख से अंतरिक्ष को नाप गया। दाढ़ी टोपी के लफड़ों में नहीं पड़ा अलमस्त रहा, वो तो मिसाइलों के निर्माण में ही व्यस्त रहा। बहुत बढ़िया कविया। वो तो मिसाइलों के निर्माण में ही व्यस्त रहा, दाढ़ी टोपी के लफड़ों में नहीं पड़ा वो अलमस्त रहा, वो तो मिसाइलों के निर्माण में ही व्यस्त रहा। मुसलमान का बेटा भारत की पूरी पहरेदारी था, वो ऐसे दाऊद और 100 अफजल गुरुओं पर भारी था, वो ऐसे दाऊद और 100 अफजल गुरुओं पर भारी था। आकर्षक व्यक्ति तो सरल थे, बच्चों के दीवाने थे, इन चाचा के आगे चाचा नेहरू बहुत पुराने थे। क्या बात है, क्या बात माथे है। पर कहाँ से कहाँ जोड़ दिया जी? माथे पर लटकी जुल्फों ने पावन अर्थ निकाल दिया, यूं लगता था भारत माँ ने सर पर आंचल डाल दिया। जी जी। गौरव है, फक्र है, सीने में लिए जीना है तो जीना है बस अब्दुल कलाम सा जीने में। माना अब भी भारत में कायम गजनी बाबर हैं, लेकिन ऐसे मुसलमान पर 100 हिंदू ने छावा। बहुत सही पकड़ा आपने। जी जी जी, आप जैसे कभी अगर इस तरह से मुद्दे लेके चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश में एक प्रेरणा मिलती है, युवा जागरूक होंगे, संगठित होंगे और एक नए भारत का निर्माण होगा। बहुत अच्छा आपने इस कविता में राष्ट्र को किस तरीके से आपने जोड़ा है और कितना ज्वलंत मुद्दा है आपने उसको उठाया है और प्रेरणा लेनी चाहिए APJ अब्दुल कलाम जी से और आपके द्वारा रचित इस कविता से। बहुत बहुत बढ़िया लगा। और अगर आपके पास कोई इस तरह की कविता हो जो राष्ट्रीय मुद्दे पर हो, देश से संबंधित हो, तो हम सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। जी सुनाइए। जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का बस एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की एक झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके अस्तन के एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुकारा हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आंख का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती। अंगुली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय को भेजा था,
मेरी हर नादानी को निज अंतर में सदा सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। मेरी राहों के कांटे चुन खुद गुलाब बन जाती थी। क्या बात मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया। जिस दिल में माँ की मूरत थी वो राम कली को ले आया। शादी कर पति से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया। माँ की ममता को भूल गया। अब करवा चौथ मनाता हूँ। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की थाती थी। हम भूल गए वो अपना जीवन अमृत वाली छाती थी। क्या बात है। हम भूल गए अपना जीवन अमृत वाली छाती थी। हम भूल गए हम भूल गए वह भूख हमें अपने खुद भूखा रह करके हमको खिलाती थी। हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी। हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था। बच जाऊं बुरी नज़र से काला टीका सदा लगाया था। बच जाऊं बुरी नज़र से काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए। बंगले में कुत्ते पालिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। उसके सपनों का महल गिराकर कंकर कंकर बीन लिए। खुदगर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। खुदगर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए। उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। क्या विडम्बना है देश की। जी हम पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। माँ की ममता को देखकर मौत भी आगे से हट जाती है। अगर माँ अपमानित होती है तो धरती की छाती फट जाती है। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है। रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। जो माँ जैसी देवी को घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते। वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते हैं। जो माँ जैसी देवी को घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते हैं। माँ हिमालय की ऊंचाई जैसी, माँ सागर की गहराई है। दुनिया में जितनी भी खुशबू है माँ के ही आंचल से आई। माँ कबीरा की साखी जैसी, माँ तुलसी की चौपाई है। माँ कबीरा की साखी जैसी, माँ तुलसी की चौपाई है। माँ मीराबाई की पदावली, माँ खुसरो की अमर रुबाई है। माँ आंगन के तुलसी जैसी, माँ पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ मान सरोवर ममता का, माँ गोमुख की ऊंचाई है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ हरी दूब है धरती की, माँ केसर वाली क्यारी है। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की फुलवारी है। निश्चित रूप से माँ हर घर की फुलवारी है। माँ माँ ही जो है कांटों पर चलकर अपने परिवार को पालती पोसती है। और इसी माँ को अगर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है तो कहीं जो है उसको तरह तरह की पीड़ाओं से, वासनाओं से ग्रसित कर दिया जाता है। तो ऐसे समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ आपकी एक कविता प्रेरणादायक है। माँ जिस रोटी को छू लेती है वो प्रसाद बन जाती है। माँ हंसती है तो धरती का चर्रा चर्रा मुस्काता है। देखो तो दूर क्षितिज अंबर धरती को शीश झुकाता है। देखो तो दूर क्षितिज अंबर धरती को शीश झुकाता है। माना मेरे घर में चंदा सी मूरत है, पर मेरे मन के मंदिर में बस केवल माँ की मूरत है। माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, अनसुईया, मरियम, सीता है। माँ पावनता में रामचरित मानस भगवत गीता है। बहुत बड़ी बात। जी जी। अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। हे माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। बहुत बढ़िया। सारे तीरथ के पूरे जहाँ मैं उन चरणों में लेटा हूँ जिनके कोई संतान नहीं, मैं उन माँओं का बेटा हूँ। माँ की हर घर में पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में शीश झुकाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतनी अच्छी माँ की ये प्रेरणादायक, समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक कवि हैं। ये आपकी कविता है। और आप निश्चित रूप से इतने सुदूर गांव में रह के आप जो है इतनी अच्छी कविता पढ़ते हैं, सुनाते हैं, लिखते भी हैं आप। जी जी। तो ऐसे टैलेंट की तलाश आई कनेक्ट मीडिया सदैव करता आया है। ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंचा। और हमारे राष्ट्र में इस तरह के कवि बहुत कम हैं जो इस तरह की मार्मिक कविताओं का निर्माण करते हैं और एक समाज को अच्छा संदेश जाता है आप जैसे कवियों के माध्यम से। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से कोई चलते चलते एक और छोटी सी 2 लाइन की कविता हम आपके माध्यम से सुनना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए। जी। दया एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है, यह सबसे बड़ा वरदान है। दया एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है, यह सबसे बड़ा वरदान है। यह देने वाले तथा प्राप्त करने वाले दोनों व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है। यह सुखद वर्षा के समान है जो आकाश से
पृथ्वी पर आती है। हमें राजाओं की शक्तियों के कारण उनसे डर लगता है, भय लगता है, किंतु हम दयावान व्यक्ति का सम्मान करते हैं। जब न्याय के साथ दया मिला दी जाती है, मिश्रित कर दी जाती है, तब वह न्याय प्रशंसनीय हो जाता है। इस प्रकार दया राजा के लिए उसके मुकुट से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार दया राजा के लिए उसके मुकुट से भी श्रेष्ठ है। यह कविता विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। इसमें एंटोनियो और बेसेनियो घनिष्ठ मित्र थे। एंटोनियो ने बेसेनियो के लिए सैलाक से कुछ धन इस शर्त पर उधार लिया कि यदि वह लिए हुए धन को 3 महीने के भीतर न चुका सका तो सैलाक उसके शरीर के किसी भी भाग से आधा पाउंड गोश्त काट सकेगा, आधा किलो मांस काट सकेगा। एंटोनियो निश्चित समय के अंदर धन लौटा सका। समझौते के अनुसार सैलाक ने एंटोनियो के हृदय का आधा पाउंड गोश्त मांगा। बेसेनियो की पत्नी पोर्सिया ने न्यायालय में जाकर, जिसके लिए वो कर्जा लिया था, बेसेनियो की पत्नी पोर्सिया न्यायालय में जाकर जज का आसन ग्रहण करती है और सैलाक को एंटोनियो पर दया प्रदर्शित करने का आग्रह करती है, रिक्वेस्ट करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। कहता नहीं मुझे मांस चाहिए। रिक्वेस्ट करती है, दया प्रदर्शित करने का आग्रह करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। आप तो इंग्लिश में भी कविता लिखते हैं, पढ़ते हैं, इतने ग्रामीण क्षेत्र में रहकर, और जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहकर कविताएं इंग्लिश में पढ़ना एक बड़ी बात है। इस इंग्लिश में भी आप कुछ कविता लिखते पढ़ते हैं, तो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? जी सुनाइए, स्वागत है आपका। The poem points out that mercy is the finest human quality. It is the greatest blessing. It blesses both the giver and the receiver. It is like the gentle rain that falls from the sky on the earth. We are afraid of kings on account of their powers, but we respect a kind person. When justice is mixed with mercy, it becomes divine. Thus mercy suits a king better than his crown. Yes. हिंदी अनुवाद इसका इस प्रकार है। दया एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। यह सबसे बड़ा वरदान है। यह देने वाले तथा प्राप्त करने वाले दोनों व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है। यह सुखद वर्षा के समान है जो आसमान से पृथ्वी पर आती है, आकाश से पृथ्वी पर आती है। हमें राजाओं की शक्तियों के कारण उनसे भय लगता है, किंतु हम दयावान व्यक्ति का सम्मान करते हैं। जब न्याय के साथ दया मिला दी जाती है तब वह न्याय प्रशंसनीय हो जाता है। इस प्रकार दया राजा के लिए उसके मुकुट से भी श्रेष्ठ है। बहुत बढ़िया, आपने जी इसका अनुवाद भी कर दिया, आज इंग्लिश में भी सुना दिया। जी, दूसरी कविता इंग्लिश में ही, द ब्यूटी पर। द पोएट प्राइजेस ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। इट इज ट्रू ब्यूटी। इट कंसिस्ट इन लव एंड लॉयल्टी। इट हैज नथिंग टू डू विथ फिजिकल चार्म्स। फिजिकल ब्यूटी becomes less as time passes. Love made on the basis of physical beauty is short-lived. On the other hand, love based on purity of character and sincerity is everlasting. The gentle things for true beauty are gentle thought, calm desires and free-mindedness. हिंदी अनुवाद। कवि चरित्र के सौंदर्य की प्रशंसा करता है, यही वास्तविक सौंदर्य है। सच्चा सौंदर्य प्रेम और निष्ठा में निहित है। शारीरिक सौंदर्य से इसका कोई संबंध नहीं है। समय गुजरने के साथ साथ शारीरिक सौंदर्य कम हो जाता है। इसके विपरीत चरित्र की पवित्रता और निष्ठा पर आधारित प्रेम स्थायी होता है। सच्ची सुंदरता के लिए अच्छे विचार, शांत भावनाएं एवं दृढ़ता आवश्यक है। बहुत अच्छा, आपने सौंदर्य को भी आपने अपने कविता के माध्यम से निखारने का पूरा प्रयास किया है। जी। और सौंदर्य की आपने जिस तरह से व्याख्या की है, उसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी, क्योंकि हमारे देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, साक्षर बन रहे हैं। हालांकि आप जैसे लोग अगर युवा कवि ग्रामीण क्षेत्र से इंग्लिश और बाद में उसका हिंदी में अनुवाद करके एक समाज को संदेश दे रहे हैं, तो आपसे समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए। और ऐसे युवाओं को, युवा कवि को हम तो अपने चैनल के माध्यम से सलाम करते हैं। और निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए आज के जो युवा हैं, आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए इन युवाओं को। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी हो पाई? जी, हमने रत्नपुर जनता इंटर कॉलेज में इंटर तक पढ़ाई की। उसके बाद हम चक्के से BA किए हैं।
उतनी ही हमारी पढ़ाई लिखाई हो पाई है। ग्रेजुएट हैं? ग्रेजुएट हैं। जी जी जी। बहुत अच्छी बात है। गांव में रह के अपने समय में आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने इस तरह के कविताओं का निर्माण किया जी। और हमारे देश की जो समस्याएं हैं, जो हमारे देश में विभिन्न मुद्दे हैं, उसको आप अपने कविताओं के माध्यम से संदेश देते हैं और उसको सुनाते हैं, तो अच्छी बात है। तो समय का पहिया घूमता जा रहा है, कार्यक्रम का समय भी बीतता जा रहा है। ऐसे में हम चाहते हैं कि आप एक राष्ट्र कवि हैं और मुद्दों पर आप जो है कविताएं लिखते हैं जी। तो वक्त की बात आई तो वक्त पर भी एक कविता हम चाहते हैं आपसे सुनना। जी जी तो हमारे दर्शकों को वक्त पर एक कविता सुनाइए। जी। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है साहब कमाने के लिए, आराम कमाने के लिए निकलता हूँ आराम छोड़कर। आराम कमाने के लिए निकलता हूँ आराम छोड़कर, हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें तो तुझसे बहुत है जिंदगी, पर चुप हूँ इसलिए कि जो तूने दिया वह भी बहुतों को नसीब नहीं होता। अजीब सौदागर है वक्त भी, अजीब सौदागर है वक्त भी, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया, अब अमीरी का लालच देकर ही जवानी ले जाएगा। लौटाता हूँ वापस घर की तरफ हर रोज थका हारा, आज तक समझ नहीं आया कि जीने के लिए काम करता हूँ या काम करने के लिए जीता हूँ। आज तक समझ नहीं आया कि जीने के लिए काम करता हूँ या काम करने के लिए जीता हूँ। थक गया हूँ तेरी नौकरी से जिंदगी, मुनासिब होगा कि मेरा हिसाब कर दे। भरी जेब ने दुनिया की पहचान कराई, भरी जेब ने दुनिया की पहचान कराई और खाली जेब ने अपनों की। भरी जेब ने दुनिया की पहचान कराई और खाली जेब ने अपनों की। जब लगे पैसा कमाने तो समझ में आया कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। हंसने की इच्छा ना हो भी तो हंसना पड़ता है, हंसने की इच्छा ना हो भी तो हंसना पड़ता है। कोई जब पूछे कि कैसे हो तो मजे में हूँ कहना पड़ता है। ये जिंदगी का रंगमंच है दोस्तों, ये जिंदगी का रंगमंच है दोस्तों, यहाँ हर किसी को नाटक करना पड़ता है। माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ आदमी आदमी से जलता है। माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ आदमी आदमी से जलता है। दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट ये ढूंढ रहे हैं, दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक ये ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, पर आदमी ये नहीं ढूंढ रहा है कि जीवन में कुशल मंगल है या नहीं। जी बहुत अच्छी बात। जी तो आपने वक्त पर इतनी अच्छी कविता सुनाई, निश्चित रूप से आप में वो टैलेंट है। उमेश निषाद जी, आप एक राष्ट्र कवि हैं और युवा कवि हमारे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, उत्तर प्रदेश में, जो कि जौनपुर जिला सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। इस उत्तर प्रदेश में केराकत विधानसभा के बेहड़ा ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हुए और आपने इंग्लिश हिंदी दोनों प्रकार की राष्ट्रीय कविता सुनाई और आपके टैलेंट को देखते हुए हमारे देश को गर्व महसूस होता है और हमारे देश के युवा पीढ़ी के लिए आपकी ये कविता एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद।